नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। एशिया पावर इंडेक्स 2025 आ गया है और इस बार एशिया की ताकत का पूरा नक्शा बदला नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लोवे इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अभी भी टॉप पर बना हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई, यानी अमेरिका की ताकत अपने लोवेस्ट लेवल पर है। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन की नीतियों, एशिया में कमजोर कूटनीति, सुरक्षा सहयोग में कमी, इन सब के चलते एशिया में उसकी पकड़ ढीली पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन दूसरे नंबर पर है, यानी चीन अमेरिका के बेहद नजदीक पहुंच चुका है और उसकी पावर का गैप 2020 के बाद से सबसे कम है। चीन एशिया के आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक क्षेत्र से में पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पहली बार भारत मेजर पावर की कैटेगरी में पहुंच गया है। रिपोर्ट कहती है भारत का आर्थिक प्रभाव, कूटनीतिक, सांस्कृतिक पहुंच और सैन्य शक्ति लगातार बढ़ रही है। इस रैंकिंग में भारत को काफी तारीफ की गई है और उसे मेजर पावर का दर्जा दिया गया है। बताया जा रहा है कि एशिया में भारत की शक्ति बढ़ रही है। भारत 2 मेजर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और फ्यूचर रिसोर्स में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हिंदुस्तान ने जापान को पछाड़ते हुए तीसरा नंबर हासिल किया है। वहीं इस लिस्ट में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर है, उसे 16वां स्थान मिला है। भारत के पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने इस रिपोर्ट को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए इसे पढ़ने योग्य बताया। तो सवाल यह है कि जब एशिया पावर इंडेक्स में भारत का डंका बज रहा है, विपक्ष अपने ही देश की छवि खराब करने पर क्यों उतारू है? दुनिया भारत का लोहा मान रही है, तो विपक्ष को क्या परेशानी है? और सवाल यह भी कि एशिया पावर इंडेक्स के आंकड़े झूठे हैं या विपक्ष फेक नैरेटिव गढ़ रहा है? आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सर्वे भी हम आपको बताते हैं। जो कुछ सर्वे हमने किए हैं उसके क्या कुछ सवाल रहे हैं, क्या उसके जवाब रहेंगे, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल यह है, एशिया पावर इंडेक्स के आंकड़े झूठे हैं या विपक्ष गढ़ रहा है फेक नैरेटिव? अब देखिए इसमें क्या क्या जो ऑप्शन है वो सामने आए हैं, ये सवाल था। इसके अलावा आप देखिए, आंकड़े सच्चे हैं, जो लोग हैं इसमें 48% लोग कह रहे हैं कि आंकड़े सच्चे हैं, जबकि विपक्ष का फेक नैरेटिव है 42% कह रहे हैं, कह नहीं सकते 10% कह रहे हैं। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो सामने है। इसमें दूसरा क्या है, जो सवाल था, देखिए, क्या विपक्ष मौजूदा सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटा है? हाँ 86%, नहीं 14%, कह नहीं सकते 0%। इसके अलावा देखिए, जो तीसरा सर्वे है, भारत की बढ़ती ताकत से विपक्ष में खलबली क्यों है? अब आपकी राय क्या है? विपक्ष का घट रहा जनाधार, 42% लोग मानते हैं। मौजूदा सरकार का खौफ है, 50% लोग ये भी मानते हैं। कह नहीं सकते, 8% लोग मानते हैं। इसके अलावा दुनिया में बज रहा भारत का डंका, तो विपक्ष को क्यों है शंका? आपकी राय इसमें क्या है? आंकड़ों में भारत आगे तो विपक्ष के सवाल गलत है, 48% लोग ये मानते हैं। विपक्ष की शंका गलत है, 38% लोग ये भी मानते हैं। कह नहीं सकते, 14% लोग ये भी मानते हैं। इसके अलावा जो एक और सवाल, क्या अमेरिका की शक्ति में गिरावट ट्रंप की नीतियों की वजह से है? इसमें आपकी राय क्या है? हाँ में है 76%, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा मानता है कि हाँ, ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका की ये गिरावट हुई है। नहीं 14%, कह नहीं सकते 10%। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है। ऐसे में अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं। बहरहाल अब हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस पर क्या एक्सपर्ट्स की जो राय है वो। मेरे साथ राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। बीनू मेनन, नेता बीजेपी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल राहुल जी, सर, ये जो आंकड़े आए हैं सामने, ये बताते हैं कि भारत किस तरीके से अपना प्रभाव लगातार दुनिया में देख रहा है, दुनिया में दिखा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार हर मंच पर, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बार देखा गया है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर और भी कई विपक्ष के नेता हो, हमेशा भारत को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये तरीका सही है? और अगर ये रिपोर्ट सामने आई तो मतलब कुछ तो जो जनाधार है वो रहा होगा इसका भी। खुशबू जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो कि क्या जो आपने सवाल पूछा है कि ये रिपोर्ट किस रूप में है, देखिए ये रिपोर्ट खुशबू जी ऐसा है कि वो प्रत्येक देशवासियों को बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला रिपोर्ट है। हम लोग अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने कहा भी कि अब हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ पहुंचने वाली है। तो भारत एक बड़े ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। और चीन और अमेरिका के बीच का आपने बताया है कि गैपिंग काफी घट गया है। इस रिपोर्ट में ये चीज अभी दिख रही है कि वो 2017 के तुलना में अमेरिका की शक्तियां बहुत ज्यादा घटी हुई दिखाई दे रही है। तो ये तमाम स्थितियां हैं और उस स्थिति के बीच में भारत कहीं कहीं वैश्विक स्तर पर नए रूप में अपने आप को खड़ा कर रहा है। अब जो आपका सवाल है कि क्या विपक्ष और ये रिपोर्ट दोनों के बीच में विरोधाभास का संबंध है, कुछ मुझे हमें दिख रहा है कि इसको विरोधाभासी रूप में नहीं देखना चाहिए। इसको हमें लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका यह होती है कि अगर सरकार की कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो वैसे स्थिति में वो फिर से जो है कि उसको सही रास्ते पे लाए।
तो ये दोनों के बीच में विरोधाभास न देख के मैं परस्पर पूरकता का संबंध देखता हूँ। उदाहरण के लिए 10 मई को उस समय ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर बड़ा शानदार ढंग से चला, लेकिन जिस तरह से उसमें सीज फायर की घोषणा हुई, वो और उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं रही, वो उतनी गर्मजोशी वाली नहीं रही। भारत के पक्ष में पाकिस्तान ने भी अच्छा खासा अपना समर्थन जो है कि प्राप्त कर लिया था। जबकि देखिए पाकिस्तान की, आपने इस लिस्ट में देखा होगा खुशबू जी, कि पाकिस्तान इसके टॉप 10 से भी बाहर है। तो पाकिस्तान को कोई शक्ति के रूप में गिनती नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी अमेरिका की चापलूसी करके, कभी रूस की चापलूसी करके, कभी चीन की चापलूसी करके, तो उसकी विदेश नीति नहीं है, वो चापलूसी के ढंग से चलता है। भारत के लिए बहुत आवश्यक चीज ये है इस समय कि चीन जिस तरह से उफनते हुए पावर के रूप में और हम लोग भी पावर के रूप में बन रहे हैं, तो वो चीन, अमेरिका और रूस, इन सब शक्तियों के बीच में किस तरह से संतुलन स्थापित करे। हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि भारत जो है वो रूस से तेल ना खरीदे। इसी बीच में देखिए, अभी आपने न्यूज में बताया भी कि रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आने वाले हैं। तो ये एक ऐसा चीज यहाँ पे इस प्रकार का, ये एक संतुलनवादी नीति है ये, कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन उनके दबाव के बावजूद भी पुतिन भारत आ रहे हैं, उसके बहुत बड़े संकेत होंगे। तो ये अमेरिका और रूस, चीन, इन तमाम वैश्विक शक्तियों के बीच में भारत बिल्कुल एक शानदार शक्ति संतुलन बनाए, ये हमारे विदेश नीति की आवश्यकता है। और जहां तक देखिए विपक्ष को देखिए, विपक्ष आलोचना क्यों कर रहा है। अब हमें याद है अभी भी कि 2016 में प्रधानमंत्री उस समय थे और उस समय लक्ष्य रखा गया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके, और उसके लक्ष्य रखा गया था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो है वो 2025 में पूरा होगा। लेकिन अभी हम लोग $4 ट्रिलियन। अच्छा देखिए राहुल जी, ये बात जो आपने कही, मैं इसी पर मेरा अगला सवाल एक और है कि आप ये, जैसे कि हम भी बता रहे हैं कि पुतिन अगर यहाँ पर आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, एक मुहाने पर युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, तमाम चीजें हो रही है, नाटो के साथ अलग उनके संबंध चल रहे हैं, अमेरिका के साथ अलग संबंध चल रहे हैं पैरेलली, लेकिन जब वो भारत आ रहे हैं तो इसके मायने काफी है। लेकिन विपक्ष की जो ये रणनीति है सर, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो भारत के स्टेक को होल्ड पर करके अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं? जरूरत यहाँ पर ये समझने की है, राजनीति आपको अलग तरीके से करनी पड़ेगी। देश को आप, देश की गरिमा को और देश को सवालों के घेरे में रखकर आप अपनी राजनीतिक रोटी नहीं सेक पाएंगे। देखिए खुशबू जी, मैं मानता हूं कि लंबे समय तक विदेश नीति की जो एक स्थिति रही थी, सरकारें बदलती थी, लेकिन विदेश नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, उसमें विदेश नीति में को लेकर अंतर नहीं होता था। ये आपने भी देखा होगा, पूर्व के सरकारों में एक अंतर की स्थिति नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कहीं कहीं एक खाई की स्थिति बनी है। हम लोगों ने देखा कि उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ऑपरेशन था, सर्वदलीय बैठक हो रही थी, लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में जो है कि उसमें प्रधानमंत्री उपस्थित नहीं हो रहे थे उसमें। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा दोनों तरफों के बीच में भारत में एक संवादहीनता की स्थिति बनी है, लोकतंत्र में यह बेहतर स्थिति नहीं है। फिर से वो पुराना दौर अगर वापस आ जाए कि विदेश नीति के मामलों को लेकर देश जो है कि एकजुट होकर निर्णय ले, क्योंकि देश में सरकारें आती और जाती रहती हैं, तो उसके लिए प्रयास दोनों पक्षों की तरफ से होने चाहिए और भारत सरकार की तरफ से भी होना चाहिए कि एक तरह से बीच बीच में सर्वदलीय बैठकें हो और कई मामलों में विपक्ष को भी जो है कि विश्वास में लिए जाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि और जो न्यूज है, क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा है, देखिए पहला तो 25% टैरिफ उन्होंने लगाया था ट्रंप ने, लेकिन जो दूसरा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था खुशबू जी, वो केवल और केवल रूस के कारण। ट्रंप ने खुल के बयान दिया कि रूस पे तेल ले रहा है, इसलिए हम नाराज हैं आपसे और आपके ऊपर हम 50% का टैरिफ ठोक रहे हैं। तो उस स्थिति में रूसी राष्ट्रपति का भारत में आना अपने आप में, सोचिए कि अमेरिका के लिए कितना बड़ा संकेत है कि भारत अमेरिका के दबाव में इस मामले में नहीं आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि कई सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि भारत संभवतः रूस से जो है कि वो तेल जो है कि वो घटाएगा, अमेरिका से तेल के आयात को बढ़ाएगा। तो वो देखना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे कर रहा है। हमें लग रहा है कि भारत को अमेरिका के साथ जो है क्लियर डील जो करना चाहिए, वो बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के करना चाहिए और उसके संकेत भी मिलने शुरू हो गया है खुशबू जी। बिल्कुल। अच्छा राहुल जी, देखिए ये बात जो आपने कही ना कि रूस के साथ सिर्फ तेल वाला जो व्यापार का करना था, उसी वजह से जो 25% है वो भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बीनू मेनन जी, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। बीनू जी, जो देश है उसके लिए अच्छी खबर है कि भारत का नेतृत्व वैसा है कि कहीं ना कहीं भरोसा जो है भारत का दिखता है। भारत लगातार तेजी से, अर्थव्यवस्था तो बनने को ही है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में, उस तरफ अग्रसर है। लेकिन अब जो ये नया ऑर्डर आया है, इसको देखते हुए भी लगता है कि भारत का एशिया में भी कहीं ना कहीं दबदबा काफी बढ़ा है। लेकिन आखिरकार क्या वजह है कि विपक्ष इन चीजों को देख नहीं पाता? क्या हम या फिर ये कहा जाए कि सत्ता पक्ष इन चीजों को दिखा नहीं पाती, बता नहीं पाती, या विपक्ष के लिए एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की बात है कि उनको कुछ भी दिखता ही नहीं है क्योंकि राजनीति करनी है?
है एंटी इंडिया मोड पर है। ये मोदी के विरोध पर इस कदर उतर गए हैं कि ये एंटी इंडिया मोड पर गए हैं। इनके लिए सत्ता के आगे इन्हें कुछ नहीं दिखता है। इन्हें सत्ता इतना जरूरी है इनके लिए, करप्शन अपना और अपने परिवार का बचाव करने में इतने व्यस्त हो गए हैं। आप पीछे भी हैंडलर्स में देख रहा था, कांग्रेस के ज्यादातर जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं वो भारत में नहीं विदेश से चल रहे हैं। इनका हिमाचल का जो है वो थाईलैंड एंड्रॉइड ऐप से चल रहा है, कोई कहीं आयरलैंड से चल रहा है, कोई कहीं से चल रहा है। तो ये पूरी की पूरा जो विपक्ष है वो एंटी इंडिया मोड पर है। मैं कोरोना की बात याद आती है मुझे इससे कि कोरोना के टाइम पे विपक्ष जो है चाइना पर सवाल उठाने को राजी नहीं था, पर यही विपक्ष जो है राहुल गांधी जो है एक पल नहीं लगाया इंडियन वर्जन ऑफ कोरोना बोलने में। तो ये वही लोग हैं जो चाइना का समर्थन करने में चूकते नहीं हैं, पर भारत को बाहरी विदेशी सॉइल में जाकर डीमीन करने का काम करते हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं, आपको याद होगा इंग्लैंड में एक कॉन्क्लेव में बोलते हैं, वेयर आर द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वेयर इज अमेरिका एंड इंग्लैंड, व्हाई आरंट दे इंटरफेयरिंग इन इंडिया। तो जब बाहर के लोगों को आप अपने देश में दखल देने के लिए बुलाएंगे, ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं। वहां पे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से मदद मांगते हैं कि भाई आप हमारी भारत में मदद करो, बीजेपी को हटाने के लिए मदद करो। ये सिद्धांत, ये नियत, ये नीति रखने वाले क्या देश को डेवलपमेंट देंगे? अभी पीछे इलेक्शंस के टाइम पे जो डिबेट्स हैं उस पर भी मैंने हमारे कांग्रेसी साथियों से पूछा था कि क्या आपकी देश को विकास की आपके अंदर कोई रोड मैप है? क्या आपने कोई रिपोर्ट कार्ड पेश कर पाए हो? नहीं। एक सिंपल एग्जांपल जो है एम्स हॉस्पिटल्स का ले लीजिए। भारत में 70 साल में कांग्रेस की सरकार 2 एम्स दे पाई है इन इफेक्ट। जो अगले 6 एम्स हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए। उसके बाद जो आज 23 एम्स है ये मोदी जी की देन है। चाहे हेल्थ लो, चाहे एजुकेशन लो, चाहे वो आर्मी लेवल पर लो। जी उस टाइम पे विदेश मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है खरीदने को, देश की डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इनके लिए पैसा नहीं है, देश इनके लिए हमेशा पीछे है। जो भारत बीजेपी हो गई, मोदी सरकार हो गई, इनका क्या है, देश सर्वोपरि करके चलते हैं। इसलिए आज देश जो है फ्रजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 बन गया। आज हेल्थ इंडेक्स में इंप्रूवमेंट है, आज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आज भारत मोर्टेलिटी रेट को पीछे छोड़ चुका है। आज 11 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से भारत में बाहर आए हैं। आज हमारे बॉर्डर सिक्योर्ड है। आज लोगों को, आज हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं उन्हें अच्छे से मालूम है कि भारत को आंख नहीं दिखा सकते। भारत को आंख दिखाएंगे तो भारत जवाब देगा, भारत तुम्हारी जमीन के अंदर घुसकर जवाब देगा। ये स्पष्ट है। आप यही कांग्रेस क्या है, एक ट्रीटी साइन करती है कि आर्मी देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी आप सोचिए, तो वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ और आगे भी चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा राहुल लाल जी देखिए, ये तमाम बातें जो बीनू मेनन जी कह रहे हैं वो ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल सही है जो बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी भी अब जो विपक्ष है वो डिबेट तो ये भी करता है ना कि अगर आप अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, मतलब वो गरीबी रेखा, मतलब उनको उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आप उनको निकाल नहीं पाए। उनका मतलब कहीं ना कहीं मोटिव इन बातों को लेकर भी रहा है कि आप बेसिक चीजों पर काम नहीं कर पाए हैं, और शायद इसीलिए वो लगातार हर मंच पर इन चीजों को लेकर उठते हैं। संविधान से लेकर शुरू होते हैं और उसके बाद ये जो आंकड़े हैं वो गिनाते हैं। अभी बिहार के चुनाव को ही ले लीजिए, हालांकि ये इससे कितना रिलेवेंट होता है, वो कहने लगे कि 10,000 रुपए आपने दिए और आपने जो वोट है वो खरीद लिए। ये बात भी कांग्रेस की तरफ से कही गई। तो कुल मिलाकर उनका आरोप प्रत्यारोप इस बात पर है, और शायद इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है उनको ये सब नजर नहीं आता। खुशबू जी देखिए, आपके सवाल गंभीर है और मैं उसके ऊपर तो आऊंगा ही, लेकिन जैसे कि कुछ तथ्य यहाँ पे रखे गए ट्विटर हैंडल्स के लोकेशंस को लेके, लेकिन हम लोगों ने देखा कि लास्ट में ट्विटर हैंडल का जो वो लोकेशन का मामला है उसमें दोनों ही पार्टियों के अलग अलग ट्विटर के लोकेशंस जो है कि वो विदेशों में दिखाया जा रहा है। जैसे कि गुजरात यूनिट बीजेपी का जो है वो भी विदेश में दिखाया जा रहा है, डीडी न्यूज का ट्विटर का लोकेशन भी विदेश में दिखाया जा रहा है। तो वो एक तो देखिए वो पक्ष ये है कि शायद उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच का मामला है, नंबर 1, क्योंकि वो तथ्य यहाँ पे रखा गया। नंबर 2, देखिए जो आपने सवाल पूछा और यहाँ पे अभी मेनन साहब भी बोल रहे थे कि हमने गरीबी से बाहर जो है कि 11 करोड़ लोगों को किया,
तो अगर गरीबी से, और जो आपने सवाल पूछा कि विपक्ष ये सवाल लगातार पूछ रहा है कि अगर गरीबी से बाहर जो है 11 करोड़ का आंकड़ा है, दूसरे तरफ हालांकि वो 11 करोड़ नहीं है, हमें लग रहा है कि गरीबी से बाहर वाले आंकड़े करीबन 17-18 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, और 80 करोड़ लोग जो है कि अभी भी राशन ले रहे हैं। तो एक तो वो सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से होता है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ रही है तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों हो रही है। लेकिन खुशबू जी, उसका भी उत्तर है, क्योंकि देखिए हम लोग जरूर अर्थव्यवस्था के रूप में चौथे स्थान पे हैं, जिस गति से आगे चल रहे हैं तीसरे स्थान पे भी आएंगे, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम लोग जो है कि 125वें स्थान पे, 125th जो है कि वो रैंक है वो। तो इसलिए ये एक विषमता की स्थिति दिख रही है हम लोगों को कि वो जो आंकड़े बड़े से दिख रहे हैं लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, तो उस कारण से जो प्रति व्यक्ति आय वाली स्थिति होती है वहां पर वो आंकड़े छोटे हो जाते हैं। दूसरे कुछ और सवाल यहाँ पे भी उठाए गए कि क्या विदेशों से जाके भारत की छवि खराब की जाती है। देखिए मैंने पहले भी कहा खुशबू जी कि विदेश नीति के मामले में कुछ पहले एक सहमति थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन वो सहमति पिछले कुछ वर्षों में टूटी है। जो मैं कह रहा था कि हम लोगों ने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब कई बार विदेश में गए हैं और वहां पे उन्होंने कांग्रेस शासन की बड़ी आलोचना की है कि उस समय विदेशों में बड़ी भारत की स्थिति कैसी होती थी, और उसी के प्रत्युत्तर में फिर जो है कि कांग्रेस ने भी जो है कि विदेशी जमीन से भारत की आलोचना शुरू कर दी। ये ट्रेंड किसी भी रूप में खुशबू जी सही नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी करे या विपक्षी पार्टी करे। विदेश नीति और देश की, देखिए हर पार्टियां बाद में है, देश सबसे पहले। तो विदेशों में देश की आलोचना की स्थिति बिल्कुल कहीं से नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अभी भी फिर से मैं पुराने बात पे दोहराऊंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो संवादहीनता की स्थिति, आप सोचिए अभी संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने की स्थिति रहेगी, आप देख लीजिएगा वहां पे कितने चर्चा होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में संवादहीनता की स्थिति है और उसको तोड़ने के गंभीर प्रयास दोनों ही पक्षों की तरफ से नहीं हुए। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास राहुल लाल जी। अच्छा बीनू मेनन जी, देखिए जो बात राहुल लाल ने उठाई ये बहुत ही अहम है। मतलब मंच कोई भी हो वहां पर जाकर, चाहे वो बीजेपी के ही क्यों ना हो या फिर कांग्रेस के ही क्यों ना हो, वहां जाकर अपने देश को क्यों डिस्कस करना है कि भाई कांग्रेस क्या कर रही है, या फिर कांग्रेस को ये क्यों बताना है कि देश कमजोर है। मतलब किसी पार्टी को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए और किसी पार्टी को देश को तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये विचारधारा तोड़ने वाली बात भी तो है। जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, बात उसकी कीजिए। देखिए, देश आगे बढ़ने की बात होती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला है, तो प्रधानमंत्री बीजेपी की कॉन्फ्रेंसेस में इसमें जो तुलना करी है ये करा है, कभी भी किसी देश को अपने देश में दखल देने के लिए आमंत्रित नहीं किया, जैसे राहुल जी करते आ रहे हैं, कई बार करते आ रहे हैं। और कैसे चाइना और इन सब के स्टैंड्स को इन्होंने डिफेंड किया है, कैसे इनकी बातों को पाकिस्तान ने यूएन में रखा है। इनकी बातें आपको याद होगी, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो और जो पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान इनके वक्तव्य को लेकर यूएन में प्रेजेंट कर रही थी। मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देश के खिलाफ बोलने की बात कर रहा हूं। पार्टी में आपस में मनभेद सब कुछ हो सकता है, परंतु एक देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, अपने देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा, देश को न्यूक्लियर सक्षम बनाने के लिए अटल जी ने एक विल पावर दिखाया। क्या कांग्रेस ने कभी ये किया? मैं भी यही कह रही हूँ। देखिए मतभेद हो सकता है, इनफैक्ट मनभेद भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो पार्टियां अलग अलग लड़ी, एक मिनट सर, लेट मी फिनिश। मतलब मनभेद कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी सार्वजनिक मंच पर दुनिया में, मतलब अगर आप देश को डिस्कस कर रहे हैं, वहां जाकर आप किसी भी पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये गलत है तरीका, ये नहीं होना चाहिए। आप देश में जो आगे चीजें हो रही है उसकी बात कीजिए, किसी पार्टी को क्यों डिस्कस करना है, राइट? देखिए, देश में जो हो रहा है, जैसे बाहर जो इंडियन डायस्पोरा के साथ जब मीटिंग्स होती हैं, इंडियन डायस्पोरा में जो बात हो रही है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्क्लेव्स में जाकर जब ऑर्गेनाइज जो विदेशी मंच जो है, जब कॉन्क्लेव्स ऑर्गेनाइज कर रही है, वहां पे देश की आलोचना करना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। जब इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करते वक्त जो इंडियन ओवरसीज जो सेल है उनके साथ बात करते वक्त डिस्कशन करना, इट इज एंटायरली डिफरेंट। ये राहुल गांधी जी ने कॉन्क्लेव्स में बोला है, जो ऑर्गेनाइज कॉन्क्लेव, जो बाहर की मीडिया और इन सब ने जो कॉन्क्लेव्स ऑर्गेनाइज किए हैं उसमें बोला है। और वहां पे क्या है, वो पाकिस्तानी ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर करते हैं, या ऐसे लोगों के साथ, मुझे समझ में नहीं आया आपकी ऐसी मानसिकता क्यों, जो देश के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ है, ऐसे लोगों के साथ आप मंच शेयर करते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ आपके विचार मिलते हैं, और आप
आज जो है देश विकास जब कर रहा है तो आप दिखाए ना, लोग गरीबी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी, राजीव गांधी, सबने क्या किया? हर इलेक्शन रैली में एक झोपड़ी के सामने गरीबी हटाने की बात करी। आज हमने क्या किया? आज यूपी में ब्रह्मोस के तर्ज के मिसाइल डिफेंस कॉरिडोर में बन रहे। आज वहां पे अब देखिए बीनू जी, ये बातें तो दुनिया के सामने ही है। देखिए हम इसको कई बार डिस्कस, बीनू जी हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ब्रह्मोस से लेकर भारत 4। एक मिनट सर, हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देंगे तो इसका संदेश क्या जाता है कि 80 करोड़ लोगों को अभी भी उस 5 किलो राशन की जरूरत है ना, तो आप उनको उन चीजों से नहीं निकाल पाए। सवाल कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस पर भी उठाता है कि आप बेसिक चीजों, सर एक मिनट, सवाल विपक्ष इस चीज पर भी उठाता है कि आप लोगों को बेसिक जरूरतें नहीं दे पाए हैं। सवाल इस पर उठना है और सवाल लाजमी है, मतलब अपने देश में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका ये सवाल है तो आपको यहाँ पर उठना चाहिए, लाजमी है। खुशबू जी नहीं बिल्कुल, देखिए जब कह रहे हैं बेसिक जरूरतें नहीं दे पाए तो हमारा रिपोर्ट कार्ड सामने है, हमने बेसिक जरूरतें प्रोवाइड करी हैं। नीचे 10 पैसा पहुंचता है, हमारा तो डायरेक्ट ट्रांसफर है। अब देखिए सर, आपकी फाइलों में क्या शहर का रंग गुलाबी है तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी भी बेसिक चीजों के लिए परेशान है, वो मानना पड़ेगा। बहरहाल देश सर निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। बीनू जी देखिए सर, जो आंकड़े आते हैं, जो तमाम चीजें अर्थव्यवस्था में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा उसका जिक्र होगा, लेकिन जो बेसिक बातें हैं उस पर भी अभी पार्टी को, और जिस तरीके से सत्ता अगर चल रही है तो उनको ध्यान देने की जरूरत है। ये बात आपको माननी पड़ेगी सर, इस पर काम करने की जरूरत है। अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है, आज मर्सिडीज यहाँ बन रहा है, आईफोन यहाँ बन रहा है, और विदेश में 70% जो आईफोन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या बिके हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड है। तो इंडिया में अगर जब मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो रहा है तो देश का विकास हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। और आपको याद होगा सदन से मेक इन इंडिया का मजाक राहुल गांधी जी उड़ाते हैं। ठीक है, चलिए सर, अब हाँ ये सवाल तो खैर उठने हैं और उठने लाजमी भी है। अगर इस तरह की राजनीति करें, देखिए सर, अगर इस तरह की वो राजनीति करें तो जनता जवाब भी दे रही है। बीनू जी समय की कमी है, राहुल लाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बीनू मेनन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सर देखिए सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब कहां पर देना चाहिए ये तो अपनी विवेक पर निर्भर करता है। बहरहाल भारत आगे बढ़ रहा है, कम से कम अभी की जो ये रिपोर्ट आई वो यही बता रही है कि एशिया में, पूरी दुनिया में भारत का दबदबा निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम खबरों पर नजर आप रही है।